का नंबर 1 शो ताल ठोक के और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। आज बात होगी 2024 की रेस की। बड़ा सवाल ये, प्रधानमंत्री पद की रेस में 2024 के लिहाज से बात की जाए तो विपक्ष के कौन कौन से नेता जो इस रेस में हैं। आज हम ये सवाल ताल ठोक के इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि कमलनाथ का राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर, उनके नेतृत्व को लेकर एक बड़ा बयान आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि 2024 में राहुल गांधी ही चेहरा होने चाहिए, जिस पर राहुल गांधी ने भी असहमति नहीं जताई बल्कि इशारों में राहुल गांधी ने भी अपनी स्वीकृति दे दी, सहमति जता दी। उन्होंने दो बातें कही। राहुल गांधी ने एक तो ये कहा कि बीजेपी को कोई रीजनल पार्टी यानी क्षेत्रीय दल चुनौती नहीं दे सकता है, ये करने की क्षमता और ऐसा करने में सक्षम दूसरी नेशनल पार्टी कांग्रेस ही है। तो दो बातें, एक तो रीजनल पार्टी बीजेपी को चैलेंज नहीं कर सकती है जिस तरह से कांग्रेस कर सकती है, और दूसरा आइडियोलॉजिकल लेवल पर भी, विचारधारा के लेवल पर भी राहुल गांधी का ये मानना है कि बीजेपी और संघ को चैलेंज सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड ओल्ड पार्टी यानी बीजेपी कर सकती है। ये तो रहे कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट्स। अब इन स्टेटमेंट्स के मतलब समझिए। इन स्टेटमेंट्स का 2024 की रेस में जो महागठबंधन के दूसरे नेता हैं वो इसे कैसे लेंगे। हालांकि अखिलेश यादव की तरफ से जो बयानबाजी हुई थी उसमें कांग्रेस और बीजेपी से दोनों से दूरी के संकेत मिले थे, लेकिन अब सवाल ये उठता है जिस तरह से कमलनाथ का बयान आया और राहुल गांधी ने क्षेत्रीय दलों की जो दावे हैं उन पर एक तरीके से ये कहते हुए सवालिया निशान लगाया कि बीजेपी को चैलेंज करने की क्षमता इन रीजनल पार्टीज में नहीं है। ये ममता बनर्जी, नीतीश कुमार या फिर अखिलेश यादव किस तरह से लेंगे, और क्या इसे विपक्ष में एक दरार के तौर पर ना माना जाए। विपक्ष जो टाइम टू टाइम, हमेशा तो नहीं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में हमने देखा था कि विपक्ष की जो एकता थी वो खंड खंड हो गई थी। क्या जो विपक्षी एकता बीजेपी के खिलाफ दिखाने की कोशिश टाइम टू टाइम पॉलिटिकल पार्टीज करती आई हैं, क्या इससे उसमें दरार नहीं आएगी। ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, नीतीश कुमार हो, वो राहुल गांधी के को लेकर कमलनाथ के स्टेटमेंट को कैसे लेंगे। और एक और अहम सवाल, इन सभी नेताओं की अपनी एस्पिरेशंस हैं, उन एस्पिरेशंस का या उन महत्वाकांक्षाओं को वो किस तरह से ये स्टेटमेंट जो है ये कहीं ना कहीं उन्हें अटैक कर रहा है। तो इन पॉलिटिकल पार्टीज का इस पर क्या स्टैंड होगा ये जानने की हम कोशिश करेंगे। और साथ ही बड़ी बात ये भी है कि राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर पहले भी कई बार कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ चुकी हैं, लेकिन जिन पार्टियों की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो जेडीयू हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, ये अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अलायंस बनाते आए हैं, गठबंधन बनाते आए हैं। तो ये वो सारे सवाल हैं जिसके संदर्भ में, जिस कॉन्टेक्स्ट में आज हम डिबेट करने वाले हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन जल्दी से आप ये टीजर रिपोर्ट देखिए। अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो उनके पास एक नेशनल विचारधारा नहीं है। सब दल एक साथ आए तो हमारी कोशिश होगी उन्हीं लोगों के साथ लगातार समाजवादी पार्टी काम करती है। हम लोग आपस में बात करके आगे के बारे में तय करेंगे तो उसी के आधार पर आगे का कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, देश का आशीर्वाद लेके प्रधानमंत्री मोदी जी ही 2026 में प्रधानमंत्री बने। ये कांग्रेस पार्टी से अब कुछ नहीं होने वाला है। ये कांग्रेस पार्टी आप देखना 2024 में इनके खाली 24 एमपी आएंगे। तो एक सेंट्रल आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर की जरूरत है, वो कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है और वो हमारा रोल है। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। हाँ, तो हर राज्य में उम्मीदवार बैठे हैं, फिर केंद्र के उम्मीदवार का क्या होगा। ये भारतीय जनता पार्टी को अगर 24 में हराना है तो सारे विपक्ष को एक साथ आना पड़ेगा। पहले भी तो राहुल गांधी मूक थे, लेकिन कांग्रेस कहाँ है?
तो आपको बता देते हैं कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ टीएमसी का पक्ष रखने के लिए मानव जायसवाल हैं। इसके अलावा हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जयवीर शेरगिल हैं। हमारे साथ राधिका खेड़ा होंगी अब से थोड़ी देर बाद, कांग्रेस पार्टी का वो पक्ष रखेंगी। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए घनश्याम तिवारी हमारे साथ, और प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। माधव आनंद जेडीयू का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला कमेंट में यहाँ पर माधव आनंद आपका चाहती हूँ, राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर क्या विपक्ष को राहुल गांधी का नेतृत्व कबूल है? देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन नेतृत्व प्रदान करेगा, यह तो मुझे लगता है कि अभी इस पे चर्चा नहीं हुई है। हाँ, लेकिन हम सब लोग का मकसद एक ही है कि तमाम जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, जो बीजेपी की जो है सो विचारधारा से अपनी विचारधारा का जो है सो मतभिन्न समझते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पे आवे। और इसके लिए लगातार हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो है सो पहल की है कि जितने भी लोग हैं सब आपसी मतभेद को भुलाकर एक प्लेटफॉर्म पे आवे और 2024 की चुनाव की तैयारी हम लोग करें। अब कांग्रेस के बिना तो कोई फ्रंट बन नहीं सकता, क्योंकि कांग्रेस भारतवर्ष की सबसे पुरानी पार्टी है और कांग्रेस का हर जगह संगठन है। इसमें मुझे कहने में कहीं कोई हिचकिचाहट और किसी को भी हिचकिचाहट नहीं हो सकती है। अब जहां तक बात है कि विपक्षी जब तक एकजुट नहीं होंगे, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बनेगा, जो आदरणीय राहुल गांधी जी भी आज कह रहे थे कि एक नीति की आवश्यकता है और उस नीति के बैनर तले, उस अम्ब्रेला के बैनर तले तमाम पॉलिटिकल पार्टियां आवे, तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं जब बीजेपी जैसो सत्ता में जैसो नहीं रहेगी 2024 में। इस बात की उन्होंने जैसो बात कही है। लेकिन जो मेरा सवाल था, आप उस सवाल का जवाब नहीं दे। मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा सवाल आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, मैं आपसे नेतृत्व की बात कर रही हूँ। आपने कहा विपक्ष को एक साथ आना होगा, विपक्ष को एक साथ आना होगा, लेकिन राहुल गांधी के चेहरे की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, कमलनाथ कर रहे हैं। आप उस चेहरे के लिए तैयार हैं? मेरा सवाल ये, प्लीज इस सवाल का जवाब दीजिए आप मुझे। देखिए, अब चेहरा कौन होगा इस पे तो अभी कुछ कहना मुझे लगता है मेरे लिए उचित नहीं है। और जहां तक कांग्रेस की, हर पार्टी के नेता चाहता है कि उनके जो सर्वोच्च नेता है वो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करें। इसमें कोई नई बात नहीं। आदरणीय कमलनाथ जी ने अगर इन बातों का जिक्र किया तो स्वाभाविक है, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। मैं भी चाहता हूं कि भाई मेरे पार्टी के सर्वेसर्वा आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, तो वो क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तमाम अन्य पॉलिटिकल पार्टियों के भी कार्यकर्ता चाहेंगे कि उनके नेता प्रधानमंत्री पद बने जाए, प्रधानमंत्री नहीं, लेकिन आपकी पार्टी के नीतीश कुमार तो कह चुके हैं कि वो पीएम पद की रेस में है नहीं ना। नीतीश कुमार जी कह चुके हैं कि वो तो पीएम पद की रेस में है नहीं। एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं कह रहा हूं कि हर कार्यकर्ता चाहता है कि उनका नेता जो है सर्वोच्च। ठीक है, चलिए मुझे एक कमेंट यहाँ पे जल्दी से मानव जायसवाल का लेने दीजिए। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि मैं भी चाहता हूँ नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। अभी यही बात कह रहे थे थोड़ी देर पहले, जो शाहनवाज हुसैन कह रहे थे, वो यही कह रहे थे कि इनमें तो हर कोई ही प्रधानमंत्री बनना चाहता है, हर रीजनल पार्टी का मुखिया भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, इसीलिए विपक्ष का एक साथ आना मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। मानव जायसवाल, आपका जवाब। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है मैडम, और आपके माध्यम से पूरे देश को। और आज जिस तरीके से देश जागरूक है, नमस्कार, ये दिखा रहा है कि बीजेपी किस तरीके से पिछड़ी हुई है, और जो लड़ाई है वो देश वर्सेस बीजेपी की है। हमारे जो नेत्री सुश्री ममता बनर्जी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने संघर्ष किया और 35 साल की क्रूर सरकार को निस्तनाबूद कर दिया। आज भाजपा उसी रास्ते पर चल चुकी है। फरमान जारी करते हैं, तुगलकी फरमान हो जाता है कि भैया लॉकडाउन कर दो, मन में आया नोटबंदी कर दो, मन में आया जिस तरीके से अलग अलग तरीके से जीएसटी डाल दो, हजारों तरीके के उसमें संशोधन कर दो। साथ ही साथ जब पार्लियामेंट की बात होती है तो भैया राज्यसभा के जो सेशन है, वो हर सेशन आप देख लीजिए, पिछले 8-10 सेशनों में 6 दिन 7 दिन 10 दिन पहले ये लोग खत्म कर देते हैं। ये बात को सुनना ही नहीं चाहते या देश को बताना ही नहीं चाहते। साथ ही साथ कोई भी मुद्दा। मानव जायसवाल, जो मेरा सवाल है मैं रिपीट कर देती हूँ। मानव जायसवाल, मैं आपके लिए अपना जो सवाल है वो रिपीट कर देती हूँ। क्या विपक्ष एक मंच पर आने के लिए तैयार है राहुल गांधी के नेतृत्व में? क्या ममता बनर्जी को राहुल गांधी की लीडरशिप, उनका नेतृत्व कबूल है? मैडम, अब इसको मैं 2 संदर्भ में आपको बात बताना चाहता हूँ। पहली बात, निश्चित रूप से हमारे जो मित्र हैं जेडीयू के, उन्होंने बताया, और मैं बार मैंने भी ये बोला है कि निश्चित रूप से कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसके कार्यकर्ता हर बूथ में है। ये सच है। लेकिन जो फलक्रम होता है ना, जो वेटेज होता है, वो आज कांग्रेस के पास नहीं है। क्यों नहीं है? कि शायद उनके नेतृत्व की वजह से। आज भारत जोड़ो यात्रा ये कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। लेकिन आज आपके सामने जो लीडर है वो नरेंद्र मोदी है। ये एक इंडिविजुअल की लड़ाई है। साथ ही साथ जिस तरीके से भाजपा है, उनका एक मिशन है, वो इलेक्शन को एक मिशन की तरह लेती है।
वो देश को एक मिशन की तरह लेके चलती है। उनका मिशन है हमको किसी भी तरीके से देश को काबिज करना, हर चीज को पकड़ लेना, हर जगह सत्ता काबिज करना, ये उनका मिशन है। लेकिन यह जो लड़ाई हो रही है मैडम, आज देखिए किस तरीके से 2021 में इन्होंने मुंह की खाई। कौन नहीं था बंगाल में, किसने इनको पछाड़ा? आज पूरा देश जानता है कि सुश्री ममता आपकी बनर्जी बात से मैं ये समझूं, जस्ट फॉर क्लैरिटी कि टीएमसी को राहुल गांधी का नेतृत्व मंजूर नहीं होगा, right? मैडम देखिए, अब आज के वर्तमान स्थिति में जिस तरीके से चल रहा है, आज के डेट में कोई लीडरशिप फेस नहीं चाहिए ऑपोजिशन को। और जिस तरीके से मैंने पहले भी बोला है, आज देश में जो रीजनल पार्टियां हैं, सबसे पहले जो देश है, जैसे कोई बोलता है ना कि क्या आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी एक ही है कि जनता की सेवा करना। और हर प्रांत की अपनी अपनी विविधाभास होती है, अपनी अपनी जरूरतें होती है, और वो हर प्रांत को लेकर चल रहा है। नहीं, मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ वो देश के प्रधानमंत्री पद की रेस में विपक्ष के चेहरे को लेकर सवाल पूछ रही हूँ। चले इस पे मैं जवाब लेती हूँ। हमारे साथ राधिका खेड़ा जी हैं कांग्रेस पार्टी से। राधिका जी, आपने सुन लिया, मानव जायसवाल राहुल गांधी के नाम पर हामी भरने के लिए तैयार दिखाई नहीं दिए। उन्होंने ये कहा कि रीजनल पार्टीज की अपनी एक अहमियत है, हर रीजन की, हर प्रदेश की अपनी एम्बिशंस हैं, अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। सबसे पहले तो अदिति, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। जी, सबसे पहले तो अदिति जी, सभी को, आपके दर्शकों को, आपको सभी पैनलिस्ट को पहले ही नए साल की शुभकामनाएं। दूसरी बात, यहाँ पे जो ये बात बहुत शुक्रिया, और आपको भी। अब ये जो बात कही जा रही है कि इसको राहुल जी का नेतृत्व भी एक्सेप्टेबल है कि नहीं, अगर आप राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की देखेंगे तो उन्होंने एक ही बात कही कि सबको, जो जितनी भी ऑपोजिशन है, सबका एक ही मकसद है कि भारत जुड़ा रहे, भारत में नफरत ना हो, प्रेम हो, भारत में बेरोजगारी ना हो, भारत में भाईचारा बना रहे, क्योंकि हम अंदर से यूनाइटेड होंगे तभी बाहर का कोई भी देश हमारा फायदा नहीं उठा सकता। और उनका ये भी कहना था कि वो भी मानते हैं, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे मायावती जी हो, या कोई भी अन्य पार्टी हो, कोई भी नफरत नहीं चाहता और कोई भी टूटा हुआ भारत नहीं चाहता। अब आती है बात की क्या राहुल जी चेहरा होंगे कि नहीं होंगे, तो मुझे लगता है उसके लिए अभी समय है, और ये अभी ना मौका है ना अभी वो प्लेटफॉर्म है। और ये अगर कोई कौन लीडर रहेगा, क्या सारी विपक्ष एकजुट आएगी नहीं आएगी, ये सारी पार्टी मिलकर तय कर लेंगी, और उसके लिए अभी बहुत समय है। लेकिन अभी सब अपने अपने प्रदेशों में, क्योंकि सबकी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज है, और जैसा उन्होंने बताया कि जो समाजवादी पार्टी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छी है, पर वो कर्नाटक में नहीं लागू होती, वो कहीं और नहीं लागू होती। जैसे टीएमसी है, टीएमसी बंगाल में उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल फिट बैठ रही है, लेकिन वही उनको गोवा हो या कोई और प्रदेश हो, उनको क्या वहां की जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया। कांग्रेस पार्टी एक, लेकिन राधिका जी, राहुल गांधी ने आज क्या कहा, ठीक है, आप जरा सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा और क्यों मैं ये सवाल पूछ रही हूँ, जरा सुनिए। मैं ऑपोजिशन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और ऑपोजिशन के लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो उनके पास एक नेशनल विचारधारा नहीं है। वो यूपी में जरूर उनकी पोजीशनिंग है और उसको उन्हें डिफेंड करना है, शायद उसलिए ना आए, बट नेशनल विचारधारा नहीं है। समाजवादी पार्टी का आइडिया केरला में नहीं चलेगा, कर्नाटक में नहीं चलेगा, बिहार में नहीं चलेगा, ठीक है। तो एक सेंट्रल आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर की जरूरत है, वो कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है और वो हमारा रोल है। मगर हमारा रोल ये भी है कि जो ऑपोजिशन के लोग हैं वो कंफर्टेबल फील करें और उनकी रिस्पेक्ट हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, मतलब वो भी हमारी करें, हम भी उनके करें। तो राधिका जी, मैं वापस आपके पास लौटूंगी क्योंकि स्पेसिफिकली उन्होंने समाजवादी पार्टी के बारे में बात की है। घनश्याम तिवारी, जब भी आपने सुना राहुल गांधी कह रहे हैं एक स्पेसिफिक सेंट्रल फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर समाजवादी पार्टी के पास नहीं है, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के पास है बीजेपी से लड़ने के लिए। घनश्याम तिवारी, आपका शायद आपने खुद को म्यूट किया हुआ है शायद। तो नमस्कार दीदी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। आप मेरी बात सुन पा रही हैं? जी जी, अब मैं सुन पा रही हूँ। जी,
सभी को आने वाले वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे साझा प्रयास से देश मजबूत हो। आपको भी धन्यवाद। रही बात 2022 की, तो 2022 में अभी कुछ घंटे बाकी हैं। मुझे लगता है कि हम सबसे ज्यादा देश के प्रधानमंत्री मेहनत कर रहे हैं कि उनके कुछ अभी वो काम बाकी हैं, जैसे $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, किसानों की आय दोगुना करना, बुलेट ट्रेन लाना, हर घर में हर भारतीय के लिए घर बनाना, हर घर को 24 घंटे बिजली देना। ये कुछ 2022 में अमृत काल में प्रधानमंत्री के अमर जुमले हैं। हो सकता है कि आने वाले कुछ घंटों में पूरे हों, और जिसके लिए पूरे हों उसके लिए मुझे शुभकामनाएं हैं। जहां तक जो राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है, मुझे लगता है कि उनकी सोच हो सकती है कि समाजवादी पार्टी के पास एक राष्ट्रीय विचारधारा नहीं है, लेकिन लोहिया जी के सिद्धांतों पर आधारित, महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के सिद्धांतों से प्रेरित समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय सोच रखती है। अगर उनके कहने का आशय ये था कि समाजवादी पार्टी इसके पास एक राष्ट्रीय संगठन नहीं है, देश के अनेक राज्यों में हम प्रमुख विपक्षी दल के रूप में चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो वो एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। लेकिन अगर आप इसको 2024 के नजरिए से देखते हैं, तो हम ये मानते हैं कि 2024 की रूपरेखा 2023 की बुनियाद पे शुरू होगी। और 2023 में जो चुनाव है, चाहे वो कर्नाटक का चुनाव हो, चाहे वो मेघालय का चुनाव हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव हो, राजस्थान का चुनाव हो, इन जो हमारे सामने हैं, उन चुनावों में ही सरकार बीजेपी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से कौन मुख्यमंत्री है, कौन नेता है, वो घोषित नहीं है। तो जो 2023 के चुनाव होने वाले हैं, उन राज्यों की जनता को ये नहीं पता कि किस नेता के चेहरे के सामने वो चुनाव लड़े जाएंगे। तो ये कहना 2022 के आखिरी दिन कि 2024 में किस नेता को सामने रख के चुनाव लड़ा जाएगा, मुझे लगता है कि ये स्पेक्यूलेशन है, और इस स्पेक्यूलेशन का इस समय कोई महत्व नहीं है। लेकिन ये स्पेक्यूलेशन नहीं है, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं। और मेरा जो आपसे सवाल था घनश्याम जी, वो सवाल था जो राहुल गांधी ने कहा कि आपकी जो विचारधारा है, आपसे मतलब आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है, वो केरला या साउथ की जो स्टेट्स हैं वहाँ पर वर्क नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी के पास ही एक सेंट्रल आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर है। मेरा सवाल आपसे ये था, मैं वापस आऊँगी क्योंकि एक कॉमेंट मैंने अभी तक बीजेपी का नहीं लिया है, और बीजेपी के खिलाफ ही तमाम विपक्षी दलों के एक साथ होने की बात कही जा रही है, एक साथ आने के चैलेंज की बात की जा रही है। जयवीर शेरगिल, इस डिस्कशन में एक बात तो साफ है, इस डिस्कशन में भी, इसके लिए आज जिन दर्शकों ने ये डिस्कशन देखा होगा उन्हें एक बात तो समझ में आ गई होगी कि विपक्षी पार्टियों का एक साथ आना 2024 में प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ, उसमें कहीं ना कहीं इश्यूज हैं जिन्हें एड्रेस करना जरूरी है। लेकिन आपके लिहाज से आपको तो ये सिचुएशन सूट करती है। नमस्कार आदिति जी, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। अब विपक्षी एकता पे बात रखना चाहूंगा। आपकी डिबेट शुरू हुए तकरीबन 17 मिनट हो चुके हैं। ना तो नेता, देखिए विपक्षी एकता तीन स्तंभ होते हैं विपक्षी एकता के, नेता, मुद्दा, संदेश। ना तो इनकी नेता पे लेके सहमति है, ना मुद्दे पे सहमति है, ना संदेश पे सहमति है। तीसरी और अहम बात, और मैं बहुत विनम्रता से कहने जा रहा हूं, देखिए इस धरती पे डायनासोर जरूर वापस आ सकते हैं, इजराइल और पैलेस्टीन एक जरूर हो सकते हैं, फेविकोल हर अटूट बंधन को दोबारा, जो टूटा हुआ बंधन है उसको जोड़ सकती है, पर कांग्रेस ना 2024 में वापस आ सकती है सत्ता में, और ना ही विपक्षी एकता का अहम स्तंभ बन सकती है। अब कुछ तथ्य रखता हूं जो आज के संदर्भ में बहुत लागू होते हैं। माननीय श्री राहुल गांधी ने 18 नेताओं को, 18 पार्टियों को चिट्ठी लिख के इन्विटेशन दिया था भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ने का। 18 में से कितने आए हैं अभी तक? 2 नाम के, स्टैलिन जी और उद्धव ठाकरे जी, बाकी पहुंचे ही नहीं। दूसरा तथ्य, अखिलेश जी आपके ही चैनल पे समाजवादी से हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल से। अखिलेश जी बोलती हैं कांग्रेस और भाजपा एक है, उन्होंने हमें ही एक बना दिया। तीसरा, ममता बनर्जी जी का एक बयान है मेरे सामने आदित्य जी, 3 दिसंबर 2021 का, पिछले ही वर्ष का। अंग्रेजी में पूछती हैं वेयर इज यूपीए नाउ, देयर इज नो यूपीए। उन्होंने घोषित कर दिया यूपीए नामक चीज ही नहीं है। उससे पहले उनका बयान दूसरा मेरे सामने बढ़ा जा, कहती हैं राहुल गांधी इज अ किड, वो एक बच्चे हैं, एक अपस्टार्ट लीडर हैं। चौथा, अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ जहां पे एक ऐसी महिला को कैंडिडेट बनाया गया, उनका आदर सत्कार, जिन्होंने गांधी परिवार को भ्रष्टाचार घोषित किया था अपनी किताब में, उसी को कांग्रेस एक अपना कैंडिडेट बनाती है। उनका समर्थन टीएमसी नहीं करती। राष्ट्रपति में जेएमएम
राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस का समर्थन नहीं करती। और थोड़ा आगे चलिए, आम आदमी पार्टी क्या वो साथ आएगी? बल्कि हमें चिंता है, जो कल की जन्मी पार्टी है वो आज कांग्रेस के अस्तित्व को प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। आज क्या लोगों में एक चर्चा शुरू हो गई है, क्या आम आदमी पार्टी नई कांग्रेस बन गई है? क्या अब कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी ने ले ली है? और थोड़ा आगे चलिए। नहीं, लेकिन आपकी टक्कर किससे रहती है, कांग्रेस से कि आम आदमी पार्टी से? एक सेकंड जयवीर जी, आप किससे कंपटीशन मानते हैं, आम आदमी पार्टी से या कांग्रेस पार्टी से? आप तो कांग्रेस से मानते हैं ना कंपटीशन। देखिए, हम लोकतंत्र के लिए देखिए हम चाहते हैं, और वो मेरा आखिरी पॉइंट था, अगर भारत जोड़ो यात्रा का नाम बदल के कांग्रेस बचाओ यात्रा रख देते तो राहुल जी ने निमंत्रण दिया था भाजपा और आरएसएस को, तो हम जरूर शामिल होते। क्योंकि भाजपा चाहती है कि विपक्ष मजबूत रहे, चाहे वो विपक्ष कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। ये तो चुनावी दंगल में जो आएगा सामने वो है। पर मेरा सवाल और था, आज आपका मुद्दा है विपक्षी एकता को लेके। आज ही आपके टीवी डिबेट ने और मैंने जो उदाहरण दे दिए हैं साबित कर दिया है विपक्षी एकता एक मिथ्या है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी का परचम फिर से लहराने वाला है। विपक्ष के पास ना तो नेता, ना मुद्दा, ना संदेश को लेके कोई सहमति है। ठीक है, अब इसमें जवाब ले लीजिए। राधिका खेड़ा हमारे साथ है। राधिका खेड़ा, पहले आपका जवाब, उसके बाद मानव जायसवाल का जवाब लेने से पहले मैं अवनीजेश जी का कमेंट लूंगी, क्योंकि आप काउंटर कांग्रेस पार्टी को करना है। तो पहले राधिका जी आपका जवाब प्लीज 40 सेकंड्स दीजिएगा काउंटर करने के लिए, क्योंकि मुझे एक कमेंट लेना है अवनीजेश जी का, उसके बाद मैं वापस मंच दे दूंगी आपको, प्लीज। देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये बहुत ही हास्यास्पद लग रहा है जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अरे हमारी छोड़िए, कांग्रेस पार्टी ने और ऑपोजिशन ने क्या करना है वो छोड़िए। आप बताइए, आप लोग क्या कर रहे हैं? आपने अभी तक प्रज्ञा ठाकुर को जेल के पीछे डाला, बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जयवीर जी आपने उनका इस्तीफा मांगते हुए। अब तो आप भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। आप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से रिक्वेस्ट करिए कि महात्मा गांधी के लिए जिन्होंने अपशब्द बोले, और आज तो वो हिंदुओं को कह रही है कि अपने घर में चाकू छुरी रखिए, किसके खिलाफ? चीन और पाकिस्तान के खिलाफ, कि अपने ही देशवासियों के खिलाफ। इतनी नफरत जो आप लोग फैलने दे रहे हैं, और आप ही लोग फैला रहे हैं, क्योंकि वो आप ही की माननीय सांसद है और अभी भी पार्टी में है। हो सकता है मोदी जी फिर उनको माफ नहीं करेंगे। आप लोगों ने 2 करोड़ साल में नौकरी रोजगार देने का वादा किया था, क्या वो पूरा हुआ? नहीं हुआ। आप लोगों ने कहा था जो नोटबंदी होगी उससे टेररिज्म खत्म होगा, नहीं हुआ। आप लोगों ने कहा था काला धन वापस आएगा, नहीं आया, और आप भी जानते हैं नहीं आया, क्योंकि आपने आंकड़े स्वयं प्रेस वार्ता में और अपनी ट्वीट में बताए हैं, तो वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो जो आप लोगों ने देश को वादे किए थे, ठीक है, देश की जनता ने आपको मौका दिया है, 8 साल से है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप लोग जो अपनी झोली में वादे लेकर आए थे उनको पूरा नहीं करे थे। ऑपोजिशन किसको अपना नेता बनाएगी, नहीं बनाएगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, वो ऑपोजिशन पे छोड़ दीजिए। आप पहले जो देश को आपने वादे किए हैं, ठीक है, मुझे कमेंट लेकर वादा किया है, महिला बाल विकास मंत्री हर मुद्दे पे बोलेंगे, उनके ऊपर सवाल आएगा, ठीक है, उन्हें वादों पे डिलीवर करना है, लेकिन जो उनका सवाल है और जो आज डिबेट का, ठीक राधिका जी, लेकिन जो सवाल है आज जिसका आधार कमलनाथ जी हैं, जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के पास वो आइडियोलॉजिकल सेंट्रल आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर नहीं है, तो सवाल उठते हैं। वो सवाल मैं पूछ रही हूँ, वो मेरी बहस का मुद्दा है। आपने जो सवाल पूछा जयवीर शेरगिल से, उसका जवाब मैं लूंगी, लेकिन उससे पहले एक कमेंट अभी तक अगर किसी गेस्ट का मैंने नहीं लिया है तो अवनीजेश अवस्थी है। अवनीजेश अवस्थी, 2024 को लेकर ये लगातार हमने देखा है स्टेटमेंट्स आए हैं, लेकिन अगर पार्टियां ये कहें कि अभी 2024 दूर है और किसी ना किसी चेहरे पर तो सहमति बन ही जाएगी, इसमें बुराई क्या है? 2024 में अभी अच्छा खासा वक्त बाकी है। नहीं अदिति जी, बात तो ठीक है कि अभी बहुत दूर है, विपक्षी दलों के लिए बहुत दूर है। और राधिका जी की एक बात से मैं सहमत हूँ कि विपक्षी दलों ने क्या करना है ये उनके ऊपर छोड़ दीजिए, और छोड़ना भी चाहिए उनके ऊपर। बात बड़ी साफ सी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात है कि अभी जितने मुद्दे गिनाए घनश्याम तिवारी ने या बाकी लोगों ने 2022 के, और उसको जुमला कहा, बीच में 2 साल लगभग कोरोना के निकले हैं, उसको उन्होंने माइनस नहीं किया। और इसके बावजूद जो इकोनॉमी वो उनको खबरें नजर नहीं आएंगी। वैसे वो अखबार कई बार लेके आते हैं, अखबार लेके आए और आंकड़े लेके आए, तो जितना इकोनॉमी में जितना भारत इस समय ग्रो कर रहा है उतना शायद विश्व का कोई भी देश नहीं कर रहा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। बात बड़ी साफ सी है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है इन विपक्षी दलों का। आप ये पूछती हैं कि आपका, या कोई पूछेगा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है सिर्फ नरेंद्र मोदी को हटाना, भाजपा को हटाना, और भाजपा से भी नरेंद्र मोदी को हटाना,
ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। कौन सा ऐसा मुद्दा है, घनश्याम तिवारी जी या बाकी लोग बताएं, जो 2019 के लोकसभा इलेक्शन में आपने नहीं रखा था और उसके बाद के तमाम चुनावों में आपने बेरोजगारी, महंगाई, जीएसटी, नोटबंदी, ये सारी बातें तो आप तब से लेकर के 2016 से लेकर के आज तक उठाते रहे। गुजरात में आपका क्या हाल हुआ आपको मालूम है, गोवा में क्या हुआ, उत्तराखंड में क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ, मालूम है आप लोगों को। इसमें कोई छुपी हुई दबी हुई बात नहीं है, कोई नया मुद्दा नहीं है। मुद्दा सिर्फ एक ही है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सब लोग चाहते तो है नरेंद्र मोदी को हटाना, लेकिन नरेंद्र मोदी को हटा करके बैठेगा कौन, इस पर एक मत नहीं है। एक मत है नरेंद्र मोदी को हटाना, लेकिन कौन बैठेगा इस पर एक मत नहीं है और ना वो कभी एक मत हो सकते हैं। ये भी बड़ी साफ सी बात है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन उससे पहले जयवीर शेरगिल, अभी जो राधिका खेड़ा ने सवाल उठाए, उन्होंने कहा कि आप विपक्ष की चिंता छोड़ दीजिए, आपको जिन प्रॉमिसेस पर डिलीवर करना था, जिन वादों को पूरा करना था, उस पर आप पूरे तरीके से फेल हो गए। दो बातों, मेरी छोटी बहन है राधिका जी, और आज भावुक होकर मुझे मेरी पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी याद दिला रही हैं। अच्छी बात है, प्रवक्ता इनका काम भी यही है। तो मैं पहला नेता नहीं हूं जिसने अपना लक्ष्य और कर्तव्य पथ और अपना रास्ता ना बदला हो। और अगर इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने का शौक है तो नवजोत सिंह सिद्धू की भी सुन लें, जो कांग्रेस को कभी मुन्नी बदनाम का दर्जा देते थे और आज इनके स्टार प्रचारक बन गए। पर छोड़िए, मैं व्यक्तिगत चर्चा नहीं। दो बातें हम कहना चाहूंगा। बहुत आदित्य जी, आपके शो पे आज क्लियर हो जाना चाहिए, हर बार भारत जोड़ो, नफरत, ये वो। श्री राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा को वो कैसे डिफाइन करते हैं, वो अरविंद केजरीवाल जी की ऑड और इवन स्कीम की तरह हो गया है। ऑड दिन पे वो बोलते हैं भारत में नफरत है कि मैं 2800 किलोमीटर चला और मुझे कहीं नफरत दिखी ही नहीं। वहां पे कुत्ते, बिल्ली, सुअर सब आए, उन तक तो नफरत नहीं दिखी। तो पहले कांग्रेस को विपक्षी एकता पे एकजुटता लाने के लिए अपनी यात्रा के मकसद पे एकजुटता होनी चाहिए। दूसरा, राधिका मेरी छोटी बहन ने पूछा आप वादे नहीं पूरे कर रहे। आदित्य जी, जनता जनार्दन होती है, जनता के दरबार में। ये कांग्रेस का हेडक्वार्टर नहीं है जहां सिर्फ रेज योर हैंड बोलिए हमारा नेता जिंदाबाद। 2014 से लेकर 2022 तक आप कुछ आंकड़े सुनिए। 52 चुनाव हो चुके हैं, 52 राज्य चुनाव और केंद्रीय चुनाव को जोड़ के। उसमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 47 चुनाव हार चुकी है। दूसरा, सन 2022 में 7 राज्यों के चुनाव हुए हैं, कांग्रेस का खाता एक चुनाव में खुला है। तीसरा, अब मैं नफरत की बात, क्योंकि मुद्दा नहीं है, क्या नफरत प्रज्ञा ठाकुर की बात हुई, जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं प्रज्ञा ठाकुर को जो उनके बयान है उनको माफ नहीं करूंगा, वहीं राहुल गांधी जगदीश टाइटलर जो हम सिखों का जिन्होंने नरसंहार किया उनमें मुख्य आरोपी हैं, उनकी ताजपोशी करते हैं और भारत जोड़ो यात्रा की जिम्मेदारी लगाते हैं। दूसरा, सितंबर 12 को आप जवाब लीजिए। नहीं, पहले इतने पॉइंट के जवाब ले लीजिए। जयवीर शेरगिल, मैं आपको वापस फ्लो दूंगी। मैं आपको, मुझे पता है आपने काफी देर वेट किया, मैं आपको वापस मंच दूंगी। मैं काउंटर ले लेती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ पॉइंट दर पॉइंट डिबेट हो। आप जानते हैं मेरी डिबेट में मेरी कोशिश होती है दर्शक को हर पॉइंट पर जवाब मिले। राधिका जी, 1 मिनट है आपके पास। जितने पॉइंट्स अभी यहाँ पर जयवीर शेरगिल ने उठाए हैं उनके जवाब देने के लिए, उन्होंने विपक्षी एकता को लेकर सवाल उठाया है, उन्होंने आपके पार्टी के कुछ नेताओं को लेकर सवाल उठाया है, भारत जोड़ो के संदर्भ में आपका जवाब। उसके बाद जयवीर शेरगिल, मैं आपको वापस मंच दे रही। सबसे पहली बात, इन्होंने काफी सारे सवाल उठाए। एक सवाल ये उठाया कि विपक्ष को, हमारी पार्टी को बोला कि यहाँ पे हाथ उठाते होता है। तो मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि जो जयकर जिस थाली में खाते हैं और उसी में छेद करते हैं, वो हमें ज्ञान ना बताए कि कांग्रेस क्या है क्या नहीं है। जयवीर शेरगिल जी, आपको बनने में, जयवीर शेरगिल और एक राजनेता बनने में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है। तो जहां से आप सीख के आते हैं उसी को गाली नहीं देनी चाहिए। दूसरी बात, अब आती है कि क्या कांग्रेस ने किया क्या नहीं किया। और जगदीश टाइटलर जी की बात करी थी, आपकी सरकार है 8 साल से, बंद करते हैं उनको जेल के अंदर, क्यों वो खुले घूम रहे हैं। और आप लोगों ने इतनी नफरत फैलाने का काम किया, इसलिए दिल्ली में दंगों के बाद भी हमारे को सजा मिली। और मैं मानती हूँ कोई भी पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, अगर उनके अंदर कोई भी दंगा होता है तो वो उनकी जिम्मेदारी होती है, चाहे गुजरात के दंगे हो चाहे किसी अन्य प्रदेश से हो। कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि उनके प्रदेश में दंगा हो, कोई भी किसी को मारना नहीं चाहता और ये बहुत दुखद घटना होती है। लेकिन क्या आप लोगों ने ऐसा किया कि कभी भी, उसके बावजूद भी जो आप बार बार कांग्रेस पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, आज तक भारतीय
भारतीय जनता पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई है पंजाब में। दिल्ली में आप लोग मुख्यमंत्री कितने सालों से नहीं बन पाए, ये पूरा देश जानता है। 2014 में जगदीश चैटर्जी जीत के आए थे और दिल्ली की जनता नहीं चुना था। मैं फिर कहती हूँ, अगर उन्होंने गलत किया है तो उनको जेल में डालिए, कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी है। अगर किसी के ऊपर आरोप है और वो प्रूव हुआ है तो उनको जेल में डालिए, कोई भी सजा। और आप वकील हैं और आप मुझसे अच्छे वकालत जानते हैं। अब दूसरी बात पे आते हैं, नफरत तो फैल रही है ना, नफरत के ऊपर तो सवाल उठेंगे। और भारत जोड़ो यात्रा क्या कर रही है? और जैसा जवाब लीजिए, कहा जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वो सब एकजुट होकर चले। नफरत होती है जब देश का निर्वाचित सांसद, चुना हुआ सांसद ये बोले कि हम सत्ता में सिर्फ इसीलिए आए हैं क्योंकि हमने देश का संविधान बदलना है। आप देश का संविधान बदलने की बात करते हैं, घर में चाकू छुरी रखने की बात करते हैं और कहते हैं हमने वादे पूरे करे। नौकरियों पे बात करिए, महिला सुरक्षा पे बात करिए, उस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। जवाब ले लीजिए। जयवीर शेरगिल, जयवीर शेरगिल। 40 सेकंड में आदित्य जी, ये डिबेट इस चर्चा पे नहीं है जयवीर ने क्या किया और क्या नहीं, पर क्योंकि इन्होंने निशाना साधा है, मैं विचारधारा की बात करता हूँ। हाँ, मुझे आज गर्व है कि वो पार्टी जो कहती है कि चीन ने हिंदुस्तान के सैनिकों को पीटा, उसका दामन छोड़ के आज मैं उस पार्टी में चला गया हूं जो अपने देश के साथ एक स्वर पे कहती है हमारे सैनिकों ने चीन को पीटा। दूसरा, राधिका जी अभी युवा हैं, मैं कोई निजी टिप्पणी नहीं करना चाहता। क्या जयवीर का स्टैंड इतना कच्चा नहीं है कि वो मार्गरेट अल्वा जो इनके गांधी परिवार को कहती है भ्रष्ट हैं, संजय गांधी भ्रष्ट हैं, जब जरूरत पड़ती इतनी राजनीतिक मौका परस्ती है उनको ही उपराष्ट्रपति का बना दिया। तीसरा, नवजोत सिंह सिद्धू, नाना पटोले, रेवंत रेड्डी, ये कहां से लोग आए हैं? हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जो बेचारे पुराने झंडे उठाते हैं उनके सिर पे लाके उनको बिठा दिया, उन व्यक्तियों को जो इनको मुन्नी बदनाम का दर्जा देते थे। और अब आपने नफरत की बात की और आपने मुझे तब टोक दिया था। मैं 3 तथ्य देना चाहता हूं। भारत जोड़ो यात्रा जब से शुरू हुई है क्या खबरें आई हैं? सितंबर 12 को हाफ पैंट को आग लगाते हुए कांग्रेस एक फोटो ट्वीट करती है, आरएसएस को आग लगा दी जाए। भाजपा और कांग्रेस का जितना मर्जी मुठभेड़ रहा हो, कभी कांग्रेस के झंडे को आग लगाते हुए फोटो आई नहीं। दूसरा, श्री राहुल गांधी स्वतंत्रता सेनानियों से नहीं मिलते, एक पास्टर से, एक पादरी से मिलते, जॉर्ज पुनिया, जिसका बयान था कि मैं इसलिए जूते जाल के चलता हूं ताकि जो भारत माता की अपवित्रता है उससे बच सकूं। तीसरा, जीसस क्राइस्ट सिर्फ इकलौते भगवान हैं, हिंदू देवी देवता कुछ नहीं होते, ये इनके बयान थे। चौथा, हाँ मुझे गर्व है आज मैं वो लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं चल रहा, और राधिका जी उनमें से एक नहीं है जो इनके साथी हैं, जो कहते थे भारत मां तेरे टुकड़े हों, जेएनयू में जो नारे लगाते थे। हाँ, मुझे गर्व है कि मैंने अपना कर्तव्य पाथ बदल लिया। पांचवा, एक ओपिनियन पोल करवाते हैं आदित्य जी आपके ही शो पे, 5 पैनलिस्ट बैठे हैं, सबसे हाथ खड़ा करवाइए कौन राहुल गांधी को अपना नेता मानता है। दूसरा, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्टैंड कि चीन ने हिंदुस्तान के सैनिकों को पीटा उस पे सहमत है। तीसरा, जो चुनाव है आज वो क्या नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला राहुल गांधी बतौर प्रधानमंत्री करेंगे? अरे इनको तो ये नहीं पता इनका नेता कौन है। सलमान खुर्शीद साहब कहते हैं राहुल गांधी जी भगवान राम है। ठीक है, जवाब ले लीजिए। 1 सेकंड, 10 सेकंड, ठीक, 1 सेकंड सर, लास्ट कमेंट। फिर सलमान खुर्शीद जी कहते हैं खरगे साहब तो वैसे ही है राहुल, ये तो वो बात हुई गाड़ी राहुल जी की है, ड्राइवर खरगे साहब को रखा हुआ है, तो ये भारतीय जनता पार्टी को पाठ पढ़ाने चले हैं। जवाब दे दूं मैं इनके? ठीक है, अब जवाब ले लीजिए। राधिका जी प्लीज 30 सेकेंड है, मुझे दूसरे पैनलिस्ट को इस डिस्कशन में इंक्लूड करना है, लेकिन हाँ जी प्लीज 30 सेकेंड। सबसे पहले उन्होंने कहा हाफ पैंट को आग लगा दी, इनको बड़ी तकलीफ हो रही है, कांग्रेस पार्टी का झंडा नहीं चलाया। सर हाफ पैंट क्या आपकी भारतीय जनता पार्टी का झंडा है? इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? दूसरी बात, ये कहते हैं कि हम लोग चल रहे हैं गोली मार दो, जो कहते हैं भारत माँ तेरे की वजह अपना दिया, मैं बोलना नहीं चाहूंगी ये भाषा, तो डालिए ना उन लोगों को जेल के अंदर। क्यों आपने हार्दिक पटेल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है गुजरात के अंदर? सर बताइएगा, और डालिए। मैं तो कहती हूँ जिन लोगों ने भारत माता का अपमान किया उनको जेल में डालिए, जॉर्ज पुनिया को भी जेल में डालिए। क्यों वो गुंडा घूम रहा है? अगर कोई आदमी हमारी भारत माता का अपमान करता है, आप लोग 8 साल से सत्ता में और ऐसी पावरफुल पार्टी है जो गुजरात के एमएलए को असम में अरेस्ट कर देते हैं, तो जेल में क्यों नहीं डालते? ये सब क्यों खुले घूम रहे हैं? क्यों टाइगर जी खुले घूम रहे हैं जब वो इतने बड़े आरोपी हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? कैसी सरकार है आपकी? आप लोगों का काम सिर्फ विपक्ष के ऊपर स्पाई करना है या एक छोटी सी लड़की के ऊपर गुजरात में स्पाई करना है? इतने लोगों ने। चलिए ठीक है, मुद्दे पर वापस आती हूँ। 1 सेकंड, अब ठीक है, आगे आपको मंच दूंगी, आगे आपको मंच दूंगी। अब एक सवाल मेरा मानव जायसवाल से है। प्लीज मैम, प्लीज, इस तरह से मैं हंगामा नहीं चाहती, मैं एक्चुअली टू द पॉइंट डिबेट करती हूँ, सबसे बात करना चाहती हूँ। मानव जायसवाल,
अभी अवनीजेश अवस्थी जी ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया था। उन्होंने ये कहा था इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम विपक्ष का है और वो है नरेंद्र मोदी को सत्ता से आउट करना, सत्ता से हटाना। लेकिन एक चेहरे पर इनमें सहमति बन ही नहीं सकती, क्योंकि इस रेस में जहां प्रधानमंत्री पद का सपना है, हर कोई दौड़ रहा है। पहले तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है जनता की सेवा और जनता को इस क्रूर शासनकारियों से बचाना। 400 रुपए का सिलेंडर जब 1200 होता है ना, ये है संदेश जो जनता जानती है। जब आपके 100 रुपए के ऊपर जब पेट्रोल और डीजल पहुंच जाता है और जनता जानती है, ये है संदेश। जहां तक बात करते हैं ना कि चेहरा चेहरा चेहरा, ये भूल जाते हैं कि भाई आज वो एनडीए है नहीं, 52 पत्तियां खत्म हो गए, 22-23 पे खड़े हैं, जमीन खिसक चुकी है। अब इनको उसका भी चिंतन करना है तो भैया आप करते रहिए। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आज जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो बेरोजगारी का त्रासदी बन चुकी है, एक महामारी बन चुकी है, अब 2019 का आकलन करते हैं, 2014 का आकलन करते हैं, आप करते रहिए आकलन। आपको क्या है ना, हवाई फुलवारी आपको अच्छी लगती है, आप प्राचीन काल में जीना चाहते हैं। मानव जायसवाल जो उनका सवाल है, उनका जो सवाल है मैडम, ठीक है, ठीक है, नहीं, जो सवाल है मानव जायसवाल प्लीज सुनिए ध्यान से। सवाल क्या है? सवाल है क्या 2024 से पहले, अभी कम से कम अगर 2022 की बात कर ले, आज आखिरी दिन है, आज की तारीख में क्या विपक्ष में किसी चेहरे पर सहमति है किसी चेहरे पर सहमति? 2022 खत्म हो रहा है। देखिए मैडम, क्या है इसका जवाब, हाँ है या ना है? सुनिए मैडम सुन लीजिए, आपको सुनना पड़ेगा ना। अब आपने प्रश्न इतना सुंदर पूछा है तो सुंदर प्रश्न के तो सुंदर उत्तर सुन रही हूँ ना सर, जवाब दीजिए आप मुझे ना। आप, मैं सुन रही हूँ। मैंने पहले भी बोला था, बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी के सामने चेहरा है कौन? देश की जनता, जो युवा है, और वो समझ चुके हैं, इनकी जुमलेबाजी खत्म हो चुकी है। आज एक महिला मुख्यमंत्री है पूरे हिंदुस्तान में, एकलौती महिला मुख्यमंत्री। मुंह की खाई इन्होंने 2021 में। कहाँ है, लोगों को खोज रहे थे जब लाशों का अंबार बिछा था दिल्ली में। कैसे प्रधानमंत्री है, कौन से प्रधानमंत्री कार्य का निर्वाह किया है? मेरा सवाल आपसे नेशनल इलेक्शन को लेकर है। आप राज्य के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, मैं आपसे नेशनल इलेक्शन की बात कर रही हूँ, जिसे राहुल गांधी ये कह रहे हैं। सुन लीजिए ना सर प्लीज, मानव जायसवाल प्लीज, आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए। आप कह रहे हैं देश का चेहरा है सर, एक सेकंड सुन लीजिए ना, सुन लीजिए मेरी बात। जो सवाल है प्लीज, एक डिबेट का मुद्दा है, डिबेट के मुद्दे पर रहिए ना सर। आपसे उसी संदर्भ में सवाल पूछ रही हूँ, उस संदर्भ से बाहर तो मैं आपसे कुछ नहीं पूछ रही। चेहरे की बात हो रही है, विपक्ष के चेहरा नरेंद्र मोदी के जवाब में कौन है? मैडम क्या आप जब बार बार पूछती है ना चेहरा चेहरा चेहरा, आपको नहीं लगता कि थोड़ा प्रीमेच्योर एग्जामिनेशन चाहिए आपको नहीं लगता है कि देश जिस तरीके से त्रासदी में देश अपना आंसर दे रहा है? सुनिए, दैट इज योर अंडरस्टैंडिंग, whatever you are saying is your understanding. I'm asking you a question. No, you don't give me a certificate and don't judge me. No, Manav Jaiswal, let me be very clear. One thing that I will not stand or tolerate in my debate is inappropriate use of the words. Please, आपसे जो सवाल पूछ रही है उसका जवाब या हाँ होता है या ना होता है। आप उससे बहस कर रहे हैं। अगर आप मेरे साथ बोलेंगे तो मैं ऐसे तो बात नहीं करूंगी। अगर आप मेरे साथ बोलेंगे, अगर आप मेरे साथ इस तरह से बात करेंगे, मैं ऐसे डिबेट नहीं करती हूँ। सुनिए, मैं किसी के सामने आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप जजमेंट मत दीजिएगा ना, ये मेरे शो में मत कीजिएगा। ये मैं बहुत क्लियर कर दूं मानव जायसवाल, किसी और की डिबेट में कीजिएगा, किसी और मंच पे कीजिएगा। मैंने बहस का मुद्दा रखा है, उस मुद्दे पर मैं बहस करूंगी। आपकी परमिशन से बहस नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। आप बात मत कीजिए मुझसे ना, फिर आप इस मुद्दे पर बात मत कीजिए मुझसे। आपको पैनलिस्ट ने, आपको ये जो गेस्ट कोऑर्डिनेटर थे, एक मुद्दा बताया गया ना सर। आप अगर सवाल का जवाब नहीं देना चाहते या आपके लिए वो सवाल अनकंफर्टेबल है तो ये आपकी दिक्कत है सर, ये मॉडरेटर की दिक्कत नहीं है। तो प्लीज डोंट पास एनी जजमेंट, आई विल नॉट अप्रिशिएट दैट। थैंक यू वेरी मच। यही सवाल मैं पूछ लेती हूँ, कोई बात नहीं। मुझे हंगामा नहीं चाहिए इस डिबेट में, बिल्कुल भी हंगामा नहीं चाहिए। मैं व्यूअर के लिए डिबेट करती हूँ, शोर हंगामे के लिए दूसरे चैनल है, मैं नहीं करती शोर हंगामे की डिबेट। घनश्याम तिवारी जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है सर। देखिए, इसका जवाब तो मैंने शुरुआत में ही दे दिया था कि जितने पैनलिस्ट इस डिबेट में हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के पास उतने अलायंस पार्टनर्स नहीं हैं। और जिस संगठन ने भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा, वो सीधे अपनी समाधि की तरफ चला गया। चाहे वो महबूबा मुफ्ती जी का संगठन हो, चाहे वो शिरोमणि अकाली दल हो, चाहे वो शिवसेना का जो हाल हुआ हो, चाहे वो चिराग पासवान जी की पार्टी का हाल हुआ हो,
गोवा फ्रंटियर पार्टी का जो हाल हुआ हो, तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक चेहरा है, क्योंकि वही उनका एकमात्र विकल्प है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी के पास ना एजेंडा है, उनके जुमलों की अर्थियां जरूर है, एजेंडा नहीं है, न उनके पास कोई अलायंस पार्टनर है, सिर्फ एक चेहरा है जो 10 साल से जनता को जिन्होंने जो वादा किया उनमें से एक भी ठोस वादा पूरा नहीं किया और सिवाय नफरत के कुछ नहीं दिया। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा उनके वादों की दुर्दशा का चेहरा है, उनकी उपलब्धि का चेहरा नहीं है। जहां तक विपक्ष की बात है, क्योंकि विपक्ष का साथ आना देश के लोकतंत्र की ताकत है, और अगर इतनी पार्टियां साथ आ सकती हैं तो चेहरा भी चुन सकती हैं, और ये चेहरा किसी चैनल पर नहीं चुना जाएगा। आज पश्चिम बंगाल में अगर ममता बनर्जी चेहरा है तो वहां की जनता ने उन्हें चेहरा बनाया है। अगर समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ वोट मिले सिर्फ अपने दम पर, भारतीय जनता पार्टी एक बक्से में मुख्यमंत्री और मंत्री को भर करके हजारों करोड़ लगा करके चुनाव लड़ रही थी। आप ये भी पूछ सकते हैं कि विपक्षियों के पास तो कोई विश्व का सबसे अमीर आदमी भी नहीं है, इनके पास तो अमीर लोगों की क्या पूरी सूची है, और ऐसे लोगों की भी सूची है जो देश के हजारों करोड़ लेकर चले गए। तो भारतीय जनता पार्टी के पास क्या क्या है इसकी तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन विपक्ष के पास क्या है, जनता का विश्वास है, और जिस राज्य में जाएंगे वहां विश्वास। इस पे जवाब लीजिए। नहीं तो विपक्ष की एकजुटता पर भी सवाल है ना घनश्याम तिवारी जी, लेकिन आपने जो सवाल उठाया उनके पास तो अलायंस पार्टनर ही नहीं है। एकजुट तो वो होता है। जयवीर शेरगिल, एक आखिरी बात कहूंगा जयवीर जी आपसे पहले, देखिए अगर मेरे हाथ में 5 जवाब ले लीजिए प्लीज, जवाब ले लीजिए। एक आखिरी बात जयवीर आपसे, एक सेकंड। जयवीर शेरगिल ये कह रहे हैं कि एनडीए को आप यूनाइटेड नहीं रख पाए हैं, आपके पास सिर्फ एक चेहरा है और चेहरे के अलावा कुछ नहीं है। जयवीर जी आपसे पहले 1 सेकंड में बात रखूंगा। अगर मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं, जयवीर जी 1 सेकंड, 5 उंगलियां हैं तो मैं उनको मुट्ठी बना सकता हूं। इनके पास सिर्फ अंगूठा है, तो ये अंगूठे को दिखा रहे हैं, जनता को भी दिखा रहे हैं, हम लोगों को भी दिखा रहे हैं, टीवी में देखो ये हमारा चेहरा, ये हमारा चेहरा। वो अंगूठा इनके झूठे जुमलों का परिचायक है और इनके वादा खिलाफी का परिचायक है। ठीक है जी, अब आपकी आपका आरोप इन पर है, जवाब लीजिए। जयवीर शेरगिल। आदित्य जी, आज आपकी इजाजत हो तो मैं 2 बातें बोलना चाहता हूँ। चुनाव जी बिल्कुल, आपको जवाब देना सर, आपका जवाब। जी, जो सारे थोड़ी डिबेट से थोड़ा भटक भी गए बाकी पैनलिस्ट भावुक होके, पर हमें वापस डिबेट पे आ जाना चाहिए। विपक्षी एकता, चुनाव के 2 अहम पहलू होते हैं, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। गणित किसके साथ बैठता है और वोटर किस पे भरोसा जताता है। आज विपक्षी एकता के पास जो मैथमेटिक्स है वो तो अखिलेश जी ने, घनश्याम तिवारी जी के जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ही साफ कर दिया। ये भी आपके शो पे बोल दें, वो तो बोल रहे हैं कांग्रेस और भाजपा एक है। मान लीजिए एक क्षण के लिए मान लीजिए कि कल को इनको समर्थन देना है कांग्रेस को, क्या ये बयान बोल के कांग्रेस और भाजपा एक हैं, फिर ये बयान दे देंगे? पहला। दूसरा, हर चीज का कहते हैं डिपस्टिक मेजर, एक ट्रेलर होता है कि फाइनल पिक्चर कैसी होने वाली है। यही सपा थी, यही मायावती जी थी जिन्होंने कांग्रेस में भरोसा जिताया था इस उत्तर प्रदेश के राज्यसभा चुनाव, जो राज्य चुनाव उससे पहले वाले चुनाव में। आज उसी सपा ने कांग्रेस का पल्ला झाड़ छोड़ दिया कि उनको हम स्टपनी भी नहीं बनाएंगे जैसे बिहार में बने। क्यों? तीसरा, अभी हम महंगाई की बात कर रहे हैं, अभी रामपुर का चुनाव हुआ है, बिहार से प्रवक्ता की बात सुन रहा था। जब से महागठबंधन दोबारा ये ठगबंधन बना है, कुरहानी में हुआ उपचुनाव, वहां अपनी ये सीट हार गए और भारतीय जनता पार्टी वहां जीत गई इतने बड़े मार्जिन से। चौथा और सबसे अहम बात, मैं दोबारा उस मुद्दे पे आ जाता हूं, उपराष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, पिछले 2014 से लेकर 2022 तक इन सब का अनुभव मुझसे बहुत ज्यादा है और आपका भी। एक चुनाव बताइए, एक जहां लगा हो कि विपक्षी एकता ने भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे दी। मैं तो अभी उदाहरण दे रहा हूं। सत्य तो यह, भारतीय जनता पार्टी के पास आज नेता भी है, मुद्दा भी है, संदेश भी है, चाहे वो शौचालय का हो, चाहे वो भारत में सफाई का हो, चाहे वो चीन को टक्कर देने का हो, चाहे वो 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज देने का हो, चाहे वो सड़कें बनाने का हो। आज इनके पास सिर्फ एक मुद्दा है, इनकी नफरत इतनी बढ़ गई है कि नरेंद्र मोदी जी, चाहे इनके कांग्रेस के नेता जो थे, जो बयान आया था कि संविधान बचाना है, नरेंद्र मोदी जी को मारना जरूरी है, इतनी नफरत बढ़ गई। इनको एक मुद्दा जोड़ सकता है नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, नफरत, पर आज वो भी नहीं जुड़ रहा जो सपा ने आपके बयान से साबित कर दिया है। ठीक है, पहले आप जवाब लीजिए क्योंकि आपने नफरत की बात की और कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में उसकी बात की, तो आप राधिका खेड़ा से पहले तो काउंटर लीजिए, उसके बाद माधव आनंद में आपका सवाल लूंगी और अवनीश जैश अवस्थी, जल्दी जल्दी।
प्लीज। देखिए, यहाँ पे बहुत बातें हो रही हैं कि विपक्ष की एकता को लेकर। अरे पहले भारतीय जनता पार्टी अपना घर तो संभाल ले। कृपाल परमार कौन है जयवीर जी, जानते हैं आप? कौन है कृपाल परमार, जानते हैं? आवाज मिल रही है जयवीर जी? मैं आपके यहाँ जीक्यू का नहीं टेस्ट। कृपाल परमार कौन है, जानते हैं सर? बढ़िया, आगे आप अपनी बात रखिए। चलिए मैं बता देती हूँ, आपको नहीं पता, नए नए गए हैं ना वहाँ पे। कृपाल परमार हिमाचल के वो आदमी है जिनको स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कॉल किया था और कहा था कि चुनाव मत लड़िए। जब मोदी जी की स्वयं अपने ही लोग नहीं बात सुन रहे तो आप हमारे से क्यों जा रहे? आपने बाई इलेक्शन की बात करी, अरे आप तो सर 3 से 1 पे आ गए। आप हिमाचल भी हारे, आप दिल्ली भी हारे। और जो उपचुनाव छत्तीसगढ़, राजस्थान, भारत जोड़ो यात्रा का आप लोग मजाक उड़ाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से होती हुई और राजस्थान का उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीत गई। उत्तर प्रदेश में भी आप लोग कई सीटें हार गए उपचुनाव में। छत्तीसगढ़ में भी आप लोग हार गए जहाँ पे आपने पॉक्सो एक्यूज रेपिस्ट को टिकट दी थी। तो ये बात मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग कैसे नफरत फैला रहे हैं? नफरत फैलती है जब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, साध्वी को औरत को बोलना नहीं चाहिए, जब वो चाकू छुरी रखने को कहती है और आप लोग चुप्पी खाते हैं और प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोलते। नफरत तब फैलती है जब हमारे देश का अंदाजा प्रधानमंत्री से मिलने जाना चाहता है। 8 किसान हमारे शहीद हो जाते हैं, उनके लिए बड़ी बड़ी कीलें और बड़े बड़े गड्ढे। आपको याद है? आपको स्वयं पंजाब। ठीक है जयवीर शेखिल, इस पर मैं आपका जवाब बाद में लूंगी। अब जल्दी से कमेंट लूंगी माधव आनंद का। ठीक है, एक सेकेंड प्लीज। अपना घर तो संभालिए। नड्डा कहा जो खुद हिमाचल से आते हैं वो हिमाचल हार गए। ये सवाल मैं पूछ चुकी हूँ, ये सवाल मैं पूछ चुकी हूँ। एक सेकेंड माधव आनंद ये कह रहे हैं। ठीक है राधिका जी, राधिका जी प्लीज। ठीक है माधव आनंद जी, माधव आनंद जी, बीजेपी कह रही है चेहरा भी है, एजेंडा भी है, काम भी है। विपक्ष कह रहा है बीजेपी के लिए कि इनके पास सिर्फ चेहरा है, और बीजेपी विपक्ष के लिए कह रही है ना चेहरा है, ना एजेंडा है, ना काम है। अदिति जी देखिए, 130 करोड़ की आबादी लगभग अपने देश की है, और 130 करोड़ की आबादी में हो सकता है बीजेपी के पास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई चेहरा न हो, लेकिन विपक्ष के पास कई चेहरे हैं। और यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ सब बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। बीजेपी नेतृत्व विहीन है, आदरणीय मोदी जी के अलावा उनको कोई नजर ही नहीं आ रहा है, कोई लीडरशिप है ही नहीं उनमें। लेकिन हमारे विपक्ष के लोगों में कई ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री पद के लिए जैसो लायक हैं और प्रधानमंत्री का जो उत्तरदायित्व होता है उसका निर्वहन करने के लिए तैयार है। यह लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने सही कहा, अरे विपक्ष के पास तो बहुत सारे चीज है। जहां तक मुद्दों की बात की, मुद्दे तो इतने हैं कि आज बिहार के संदर्भ में भी उन्होंने बात की। बीजेपी अपने आप को किस जगह पे बिहार में पा रही है, मुझे लगता है बीजेपी के प्रवक्ता को अच्छी तरह पता है। उनके शीर्ष नेतृत्व कितनी मीटिंग कर चुके हैं बिहार में, किस तरह गठबंधन को तोड़ा जाए, किस तरह इक्वेशन बनाया जाए, वो उनको ही पता है। उनको यह पता है कि 40 विधानसभा सीट, 40 लोकसभा के सीट में कितना 2024 में आने वाला है, सारा रिपोर्ट उनके पास है। तो वक्त आने दीजिए। हम लोग आपके तरह जो है, आपके तरह सिर्फ बोलते नहीं है, हम लोग काम में विश्वास रखते हैं। विपक्ष एकजुट होगा, विपक्ष को एक नेता भी मिलेगा और वो सही टाइम पे मिलेगा। आप नेता नेता करते रहिए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। भारतवर्ष की जनता हम लोग के साथ है और 2024 में तो निश्चित रूप से जो आप मोदी 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 कर रहे हैं, आप गुणगान करते रहिए। भारतवर्ष की जनता किसी दूसरे को निश्चित रूप से ये अपना जो है अधिकार देगी कि आप जो है नेतृत्व प्रदान करने का काम करें। मैं उत्तर दे दूं। इस पे मैं जल्दी से अवनीश अवस्थी जी आपका कमेंट चाहती हूँ। जयवीर जी मैं आपको एक कमेंट में अवनीश जी का लेना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने इस बात को उठाया था। अवनीश जी ये कह रहे हैं कि ये तो अगर सहमति नहीं बन रही है एक चेहरे पर, तो इनकी दलील ये है कि तो ये दिखाता है कि विपक्ष में एक नहीं बल्कि कई चेहरे हैं। ऑल्टरनेटिव की कमी तो बीजेपी में है जहां प्रधानमंत्री के बाद दूसरा चेहरा नहीं है, इनका ये दावा है। और ये कहते हैं कि हमारे पास विकल्पों की कमी नहीं है। तो एक तरफ विकल्पों की कमी है और सिर्फ एक चेहरा है, और दूसरी तरफ चेहरे बेशुमार है। अदिति जी, देश विकल्पों से नहीं संकल्प से चलता है, विकल्प से नहीं चलता, संकल्प से चलता है। 2-3 बातें कहूंगा जो यहाँ पर उठी हैं। पहली बात ये, जितनी नफरत की बात हो रही है उसमें इमरान प्रतापगढ़ी और कर्नाटक के वो जो कांग्रेसी वहां के नेता हैं जिन्होंने कहा था हिंदू इज अ डर्टी वर्ड, हिंदू एक गंदा शब्द है। ऐसे आप चाहें तो मैं आपको पूरे प्रोग्राम में लगातार लिस्ट देता हूँ। दिग्विजय सिंह, सुशील कुमार शिंदे, पी चिदम्बरम, सलमान खुर्शीद, मैं जितने चाहूँ, मणिशंकर अय्यर,
इन सबके बता सकता हूँ, लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये है और मैं जो आज यहाँ पे उठाना भी चाहता हूँ। चीन के बारे में लगातार राहुल गांधी डोकलाम से लेकर आज तक कहते रहे हैं। आप ये बताइए, मैं इनकी राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी की बात मान लेता हूँ कि 5,000 किलोमीटर चीन ने कब्जा कर लिया भारत की। ऐसी चीन से समझौता सबसे पहले किसको रद्द करना चाहिए? जो चीन हमारे देश पर कब्जा करे जा रहा है। एक तरफ रोज आप ये बोलते हो, आपने आज तक ये नहीं बताया समझौता क्या हुआ था। नंबर 2 बात ये कि समझौता तो इमीडिएट रद्द करना चाहिए कि ऐसे देश से हम समझौता नहीं कर सकते। भाई हमने समझौता किया था, वो लगातार कर रहा है। ये बात दूसरी कि 2008 जब समझौता किया था, उसके बाद सलमान खुर्शीद ने जब 600 किलोमीटर देश की जमीन पर कब्जा किया था और संसद में जवाब दिया था कि ये तो गाल में एक तिल के समान है, 600 किलोमीटर, इसमें क्या बात करनी। चीन इतना बड़ा देश है, हम उसके सामने क्या है अगर उसने इतना कब्जा कर भी लिया। पंडित नेहरू से लेकर सलमान खुर्शीद तक यही अब तक कहते रहे। दूसरी बात, तीसरी बात आपने कहा कि बहुत सारे विकल्प हैं, आप सब पर ट्राई करिए। यही हम कह रहे हैं कि वहां पर एक नहीं है। घनश्याम तिवारी ने कहा इनके पास कोई नहीं, अकेला है ना। आप ये कह रहे हैं भाजपा अकेली है, भाजपा अकेली। 2014 और 2019 में बीजेपी ने अकेले दम पर बहुमत हासिल किया है। बड़े स्पष्ट बात है, इसमें कोई दो बात नहीं है। लेकिन जब आप 3 करोड़ उत्तर प्रदेश के मतों की बात कहते हैं कि समाजवादी पार्टी को मिले, तो आप ये भी बात राधिका खेड़ा जी को बता दीजिए कि हिमाचल में 1% से भी कम वोट का अंतर है। 38,000 सारे पूरे हिमाचल में सिर्फ 38,000 वोटों का अंतर है, ये भी आप ध्यान रखिए। लेकिन आप ये नहीं बताएंगे, आप बताएंगे 3 करोड़ वोट इसको मिले, समाजवादी पार्टी को मिले। जहां पर जैसा है, जो सत्य है, जो तथ्य है, जो प्रमाण है, उनके आधार पर बात कीजिए। आप किसी भी विषय पे बात करेंगे, मैं बात करने को तैयार हूँ। मैं जवाब दे दूं उनको? कह दूं मैं आदित्य जी? ठीक है, जवाब ले लीजिए राधिका खेड़ा जी। आपने चीन की बात करी, जयवीर जी, उसके बाद मैं आपको मंच देती हूँ। राधिका खेड़ा जी का जवाब ले। बहुत अच्छा हुआ आप चीन पे आए। आप लोगों की जो पॉलिसी है, झूला झूलना, ढोकला खाना और बार बार उनको बुलाना और गले मिलना और उनके आगे लाल कपड़े पहन के झुक जाना, लाल आंखों दिखाने की जगह। मुझे ये बताइए, अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट साइन हुआ है आप लोगों के पास, तो ऐसे ही आप लोग तो इतने आप लोग के पास तो इतनी चीजें हैं कि प्रधानमंत्री ये भी जानते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने बाथरूम में रेनकोट पहन के नहाते हैं, तो आपको नहीं पता कि उस डॉक्यूमेंट में क्या हुआ? पूरे देश को बताइए। दूसरी बात, 5 चीनी कंपनियों से पीएम केयर्स फंड में पैसा लिया गया और गलवान के बाद 45% इंपोर्ट बढ़े चीन के साथ। चीनी इतनी कंपनियां हैं जिनके डायरेक्टर हिंदुस्तानी कंपनी में चीनी है। और मुझे बताइए, आप तो आरएसएस को बहुत अच्छे ज्ञाता है, राम माधव जिस इंडिया फाउंडेशन का हिस्सा है, वो बार बार चीन लेने क्या चाहती है? क्या सीखने जाते हैं आप लोग चीन से? तो बार बार देश को बरगलाना मत बिल्कुल बंद कर दीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा था कि चीन को लाल आंखें दिखाई थी, उन्होंने आंखें दिखाई आदित्य जी, मुझे 10 सेकंड दे दीजिएगा। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं चीन के लोगों को यहाँ बुला के उनके साथ झूला झूलूंगा, उनको ढोकला खिलाऊंगा। उन्होंने ये नहीं कहा था जब मैं दूर देश जाऊंगा बाली तो मैं वहां पे लाल आंख दिखाने की जगह लाल कपड़े पहन के चीनों के आगे नतमस्तक हो जाऊंगा। चलिए अब 2 जवाब ले लीजिए। पहले जवाब लीजिए विजय अवस्थी से 30 सेकंड्स का, उसके बाद जयवीर शेरगिल से। प्रधानमंत्री ने आदित्य जी सिर्फ 10 सेकंड। पहले विजय अवस्थी जी आपका जवाब प्लीज। हाँ ठीक है, 10 सेकंड। उसके बाद दो देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच में बैठक हुई, सार्वजनिक रूप से हुई, लेकिन कांग्रेस की तरह चुपचाप चोरी से चीनी दूतावास में चीनी राजदूत से मिले और मना किया कांग्रेस ने कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। चीनी दूतावास ने वो फोटो ट्वीट कर दी। कांग्रेस ने सार्वजनिक रूप से झूठ बोला, ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई, वो फोटो ट्वीट कर दी। कांग्रेस आज ये बता दे वो झूठ क्यों बोली थी, क्या छुपाना चाहती थी, वो चुपचाप क्यों मिले थे, झूठ क्यों बोली थी, बस इतना बता दे। वो कांग्रेस से सारे सवाल पूछेंगे। पहले मैं जयवीर शेरगिल का एक जवाब लूंगी। नहीं एक सेकंड। का रिश्ता क्या है आप नहीं बताइए। जयवीर शेरगिल, ये जो आरोप लगा रही है बीजेपी नेताओं पर, उसे लेकर या राम माधव पर जो आरोप लगा रही है अभी राधिका खेड़ा, उस पर आपका जवाब। अदिति जी, 2 बातें कहूंगा। सबसे पहले तो थोड़े आंकड़े आपके व्यूअर को पता होने चाहिए, क्योंकि बहुत उठा रहे हैं कि भाजपा एकजुट नहीं है। ये मेरे सामने लिस्ट खुली हुई है। 2014 से लेके 2022 तक 460 नेता कांग्रेस छोड़ के चले गए। दूसरा आंकड़ा, 222 चुनावी कैंडिडेट कांग्रेस छोड़ के चले गए। तीसरा आंकड़ा, 177 एमपी एमएलए कांग्रेस को छोड़ के चले गए। ये आंकड़े हैं और ये रिपोर्ट है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्सोडस ऑफ लीडर्स फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। दूसरा, यही अंतर है नरेंद्र मोदी जी, मैंने आप में टोका नहीं, सुनिए, धैर्य रखिए।
दूसरा, यही मैं पता नहीं किस फोन कॉल की ये बात कर रही हैं, अंतर है नरेंद्र मोदी जी आज इतने चुनाव जीतने के बाद भी विनम्रता से, उनमें अहंकार नहीं है। एक एक भाजपा कार्यकर्ता की उनको चिंता है कि वो क्यों रूठा है और क्यों खुश है। यही राहुल जी और इनका अहंकार है कि जिसको जाना है जाओ, जो कांग्रेस आज सिमट गई है। और मुझे वो हिंदी के शायरी का याद आ गया, आज तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, और इस बात का फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। तीसरा, चाइना की बात कर लीजिए। देखिए, अगेन मैं व्यक्तिगत नहीं, मैंने ही किसी चैनल पे देखा था जब ओवैसी के एक प्रवक्ता ने एक बयान दिया, चीन ने हिंदुस्तान के सैनिकों को पीटा, तो यही राधिका खेड़ा ने बोला कि जो ऐसा बोलेगा वो देशद्रोही है। और अगले दिन वही बयान जब राहुल गांधी देते हैं तो राधिका खेड़ा कहती है ये तो देश प्रेम है। चौथा, आप धैर्य रखिए, चाइना की बात हो रही है, क्या ये सत्य नहीं? 2009 में आज तो आदित्य जी चर्चा कर रही हैं, डिबेट हो रही है। 2009 में आपके चैनल पे दिखाया था, एक दिया था, जो जर्नलिस्ट चाइना पे बात करेगा उस पे FIR होगी। और देश के एक बहुत बड़े इंग्लिश चैनल के 2 पत्रकारों पे FIR हो गई। तुमने चाइना पे कैसे बात की? क्या सलमान खुर्शीद ने कहा नहीं कि चाइना इज लाइक एक्ने, कि चाइना की बात मत कीजिए, हमें क्लैरिटी ही नहीं चाइना के साथ क्या करना है? क्या AK एंटनी नहीं बोला कि अब बॉर्डर पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए? वो सब छोड़िए, आज अधीर रंजन चौधरी ने थोड़ा सा साहस इकट्ठा किया, कांग्रेस के नेता, और उसने कहा चाइना इज अ पॉइजनिक स्नेक, एक जहरीला सांप है। कांग्रेस वो डिलीट करवाती है ट्वीट। आज देश देख रहा है कि चाइना और कांग्रेस का एक पक्ष है कि चीन ने हिंदुस्तान के सैनिक को पीटा, और भाजपा और देश का एक पक्ष है कि हिंदुस्तान के सैनिक ने चीन को पीटा। जवाब लीजिए जयचंद जी, मैं आपको जवाब दे देती हूँ। मेरी बात मैं बिल्कुल अपने बात पे बिल्कुल टिकी हुई हूँ। ओवैसी ने कहा था कि चीन हमारे सैनिक बार बार पिट रहे हैं, और राहुल जी ने क्या कहा आपने ध्यान से सुना? आपको तो बल्कि ज्यादा सुनना चाहिए, आप प्रवक्ता है। आप अगर उम्मीद करते हैं मैं आपके बीच में नहीं बोलूँ तो आप भी सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। जयवीर जी, आप ऐसे ही करते हैं, वकालत लोग भी बीच में बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। एक करके प्लीज। जयवीर शेखगिल, मैं आगे आपको फ्लोर दे दूंगा, इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। 1 मिनट खत्म कर लीजिए सर। हो गया, मैं बोलूं? देखिए, राहुल जी एक शहीद परिवार से आते हैं। शहादत क्या होती है वो भली भांति समझते हैं। जब हमारा सैनिक शहीद होता है, उस पे और उसके परिवार पे, उसके बच्चों पे क्या बीतती है, उनसे ज्यादा हम में से कोई नहीं समझ सकता। और ये सच्चाई है, और इस बात को झुकलाया नहीं जा सकता। उन्होंने जो देखा है वो हमने नहीं देखा, और मैं नहीं मानती कि किसी को देखना भी चाहिए। तो अगर उन्होंने ये सवाल पूछा कि बार बार ऐसी क्यों हमारी नीतियां हैं कि हम चाइना को गले लगाते हैं, वो आके हमारे सैनिक को मारते हैं, और ये सच्चाई है क्योंकि वो पहले आते हैं, वो हम पे अटैक करते हैं, तभी तो हम रिटेलिएट करते हैं ना। भारत तो कभी किसी और की सरजमीन में जाके अटैक नहीं करता। या आप बताइए कि हमने जाके चीन में अटैक किया हो? उन्होंने आएंगे, हम पे अटैक करेंगे, तो जाहिर सी बात है कुछ हमारे सैनिक घायल होंगे। और यही प्रधानमंत्री ने कहा था, अगर आप भूल गए हो, और आप तब भी कांग्रेस में ही थे शायद, तो ये कहा था कि ना कोई हमारी सीमा में आया है, ना कोई कब्जा हुआ है। और उसके बाद हमें पता चलता है जब देश की सेना आके सामने कहती है कि हमारे 20 जवान शहीद हुए, तो शहीदों के ऊपर और सेना के पीछे छिपना बंद करिए। आपकी जो पॉलिसी है चीन को लेके, उनसे गले मिलने की, वो पूरा देश और पूरा विदेश भी जानता है। लेकिन राधिका जी, एक सवाल यहाँ पे उठेगा। अभी आपने ये जो पीटने इतना सुना मैंने, पीटना, मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी सोल्जर से बात करेंगे, किसी सैनिक से बात करेंगे, उसे कहेंगे कि आपको पीटा गया या आपने पीटा, तो ये जो पीटा है ना, पिटता है, पीटते हैं। नहीं मैम, सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। उस सैनिक को इस शब्द पर बड़ा एतराज होगा। जब झड़प होती है तो किसने किसको पीटा नहीं पता चलता। वहां जो दूसरे को फिनिश कर देता है वो विनर होता है, वो जीतता है। वहां ये नहीं काउंट किया जाता किसने किसको कितने घूसे मारे थे और किसने मारे थे। तो ये थोड़ी सी सेंसिटिविटी होती है, एक संवेदनशीलता होती है जब हम सिक्योरिटी फोर्सेस और आर्म्ड फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आप राजनीतिक पहलुओं पर बात कीजिए, उसका जवाब आपको मिलेगा। जयवीर शेरगिल, एक जवाब आपका यहाँ पर लगातार आरोप बीजेपी पर लग रहा है। आप कह रहे हैं विपक्ष एक साथ नहीं आ सकता, लेकिन बीजेपी पर यह आरोप लग रहा है कि बीजेपी भी किसी को साथ लेकर नहीं चल सकती, और किसी को साथ लेकर चलना तो दूर की बात, बीजेपी तो अब भीतर से ही बिखरने लगी है। आदिति जी, सत्य तथ्य पे टिका है और झूठ के पांव नहीं होते। ये मेरे हाथ में रिपोर्ट है। चाहे अलायंस हो, भाजपा ने अपने नेताओं के अलावा पिछले 2014 से 2022 में 255
ऐसे और राजनीतिक दलों के नेता हैं, एमपी और एमएलए हैं, वो आके भाजपा से जुड़े हैं। मैं दोहरा रहा हूं, कांग्रेस ने रिकॉर्ड बनाया है, 460 नेता छोड़ के चले गए। आप बताइए स्वतंत्र भारत के इतिहास में इतनी संख्या में कोई नेता छोड़ के गया होगा। तीसरा, देखिए ये इनको मुबारक राजनीति, मैंने पहले भी कहा था, एक बच्चा होता है वो इम्तिहान में फेल हो जाता है, वो कहता है टीचर बुरी है, क्वेश्चन पेपर गलत लगा दिया, मुझसे सवाल नहीं पूछा, मेरी कोई गलती नहीं है। अगर आज भी इनको कांग्रेस की स्थिति के बाद अहंकार है कि जिसको जाना है जाए, नरेंद्र मोदी जी नफरत फैला रहे हैं, तो इनको इनकी राजनीति मुबारक। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये अच्छा है। आज आपको मैं महाराष्ट्र का उदाहरण दे देता हूं कि क्या हुआ, भाजपा के साथ वापस जो शिव सैनिक, सच्चे शिव सैनिक हैं, वो लौटे कि नहीं लौटे? आप बताइए। 2014, 2019, जैसे अवनीश जी ने बताया, हिमाचल रिवाज बदल दिया, केवल 1% का। दूसरा, कांग्रेस 77 सीटों से जो कभी अधिक थी, आज 20 से नीचे आके सिमट गई है। 7 राज्यों के चुनाव हुए हैं 2022 में, 7, एक में खाता खुला है। 52 चुनाव हो चुके हैं 2014 से, जिसमें से 5 जीते हैं और 47 चुनाव हार चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक ठीक है जयवीर जी, यहाँ पे मैं एक बात कहूंगी, हिमाचल प्रदेश में चाहे 1% का फासला हो, चाहे 2% का या 10% का, तथ्य यही है कांग्रेस पार्टी वहां पर जीती, ये एक फैक्ट है। ठीक है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो सेना के संदर्भ में कहा वो मैं यहाँ पर कहूंगी, चुनाव में जो जीता वो जीता, चाहे जितने मार्जिन से जीता, तो ये एक तथ्य रहेगा। राधिका जी, आपका जवाब ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी को तमाम नेता छोड़कर चले गए, बड़े नेताओं ने अबेंडन कर दिया, छोड़ दिया, आप रहिए गुरूर में कि जिसे जाना है जाए। अदिति जी, आपने बिल्कुल सही बात बोली। जीत तो जीत होती है, चाहे 1 रन की जीत हो, 1 वोट की जीत हो, जीत तो जो गया थी वो जीत गया, उसने परचम लहरा दिया। और जो हार गया, 3 से 1 पे आ गया, वो हार गया। भाई डोंट बी अ सो लूजर। अब आते हैं, ये बार बार बोल रहे हैं मुझे गर्व है मैं बीजेपी में चला गया थी। मुझे बहुत गर्व है कि मैं उस पार्टी से आती हूँ जिस पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी जी यात्रा में चलते हुए भी 9 प्रेस वार्ताओं को संबोधित किए और पिछले 8 सालों में 100 से ज्यादा प्रेस वार्ताओं को संबोधित कर चुके हैं, डायरेक्ट हर चैनल से, चाहे वो आपका चैनल हो अदिति जी, चाहे कोई प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो कोई एजेंसी हो, सबका सवाल लिया और सबके जवाब दिए। और हर चीज पे, चाहे वो चीन का मुद्दा हो, भारत जोड़ो यात्रा का मुद्दा हो, चाहे वो अखिलेश जी के ऊपर सवाल पूछा गया, और चाहे बार बार उनकी टी-शर्ट के ऊपर सवाल पूछे गए, ठंड ना लगने के ऊपर सवाल पूछे गए। और यही तो बात है ना कि भारत जोड़ो यात्रा से कितनी भारतीय जनता पार्टी तन मिला रही है कि सारा का सारा मुद्दा, इनके सारे के सारे नेता, बड़े से लेकर छोटे, एक टी-शर्ट के ऊपर सवाल करते हैं, क्योंकि देश के अंदर कोई मुद्दे नहीं है जिनको अपनी विफलताओं से छुपना है। तो बार बार टी-शर्ट, मुझे तो समझ ही नहीं आता है लोगों को टी-शर्ट से इतनी क्या तकलीफ हो रही है। वो टी-शर्ट पहने ना पहने, स्वेटर पहने ना पहने, आप ठीक है। अब जल्दी मैं एक कमेंट लूंगी, जल्दी से एक कमेंट यहाँ पे घनश्याम तिवारी मैं आपका लूंगी। ठीक है राधिका जी, प्लीज, मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे और पैनलिस्ट को वक्त देना है, 30 सेकंड्स। पहले घनश्याम तिवारी 30 सेकंड आप, उसके बाद मानव जायसवाल 30 सेकंड, प्लीज। संक्षिप्त में 2 बातें कहूंगा। पहले तो जो कहा कि विपक्ष एक साथ कब आया, जब इन्होंने किसानों को आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, विपक्ष एक साथ आया और इनको मुखी खानी पड़ी, प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा मेरी तपस्या में कमी रह गई थी। चाहे फिर उनके अपने गृह राज्य मंत्री जिनके ऊपर मर्डर चार्जेस लगे हुए हैं, उनके बेटे के ऊपर मर्डर चार्जेस लगे हुए हैं, तो वो एक कहानी है। दूसरी बात ये कहना है कि इस तरीके से है कि एक चोर के पास सबका लूटा हुआ धन था और उसने वो दावा करने लगा कि मैं बहुत लोग मेरी पूजा करते हैं और आप ये देखिए सब लोगों ने आकर के चंदा दिया है। अगर आप सभी पार्टियों से तोड़ करके लोग ले आते हैं, महाराष्ट्र में नारे लगते हैं कि 50 खोखे एकदम ओके, और आप कहते हैं ये सच्चे शिव सैनिक है। आप ये बताइए इस सच्चाई के लिए 50 खोखे देने पड़ेंगे, या मध्य प्रदेश में जिनको दिया या कर्नाटक में जिनको दिया। तो चोरी करके बनाई हुई सरकार आपकी ताकत और आपकी बेईमानी का प्रतीक हो सकता है, ये आपकी दरियादिली का प्रतीक नहीं हो सकता। ठीक है, जल्दी से कमेंट मानव जायसवाल आपका, उसके बाद जयवीर जी को जब भी सुन रहा हूँ मैं, काफी देर से उनकी बातें सुन रही है, पूरा देश सुन रहा है। बार बार मुझे ऐसा लगता है कि काफी व्यक्तिगत है, काफी ठेस पहुंचा है उनको कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आने में, क्योंकि उनको लग रहा है कि कांग्रेस किसी को देख नहीं रही है। खैर ये उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन जहां तक बात है हमारी पार्टी की, जिस तरीके से हम लोगों ने जनता के पास जो हम गए 2019 में, जो इनको जो सीटें मिली थी, ये मान लीजिए, विश्वास कर लीजिए, और मैं इसको आज के दिन में संकल्प के हिसाब से बता देता हूं कि ये इतनी सीटें इनको मिलने वाली है नहीं, क्योंकि वो एनडीए लड़ी थी, बीजेपी अकेले कहीं नहीं लड़ी थी। और हम बता रहे हैं पूरा देश जागरूक है और हर पार्टी हर छोर से इनको घेरा जा रहा है, और बीजेपी इसीलिए तिलमिलाई हुई है। और जिस तरीके से बीजेपी में इंसोडस होता है, एक्सोडस नहीं,
ये पूरा देश जानता है। और जहां तक संकल्प की बात करते हैं अग्निवेश जी, बड़ा सुनता हूं उनका संकल्प। इनका संकल्प है सत्ता में कैसे आना है। इनका एक ही संकल्प है, जनता जाए भाड़ में, हम रहे राज में। क्यों 400 रुपए का 1100 रुपए। जयवीर शेरगिल ये कह रहे हैं बीजेपी हर तरफ से कॉर्नर होती जा रही है। देखिए, अगर अदिति जी, मेरे मित्र घनश्याम तिवारी ने कोई चोर का उदाहरण दिया, डिबेट का अंत हो रहा हूं, तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, विपक्ष के वो बात है ना, अली बाबा और 40 चोर तो इनके पास इकट्ठे हो जाएंगे विपक्ष के पास, पर अली बाबा इनको नहीं मिल रहा, तो ये इनको राजनीति मुबारक। दूसरी, अगर इसे कॉर्नर होना कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को, कि 2 बारी लोकसभा का चुनाव जीतना, अधिकतर राज्य चुनाव जीतना, तो हम कॉर्नर ही अच्छे हैं। हाँ भैया, हम डर गए, हम कॉर्नर पे बैठे अच्छे हैं। तीसरा, आप मुझे उत्तर दीजिए तथ्य पे, 18 नेताओं को इनवाइट किया था राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा पे, 18 फ्लोर लीडर्स ऑफ द पार्लियामेंट, कितने आए उस पे उत्तर दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 2 स्टालिन और उद्धव ठाकरे को जी को छोड़ के। जवाब जब हम दोबारा इस मुद्दे पर डिबेट करेंगे तब मैं सवाल का जवाब लूंगी। मेरे पास समय का अभाव है जयवीर जी, मुझे इस डिस्कशन को यहीं पर क्लोज करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक बात साफ है, विपक्ष की एकजुटता को लेकर, खासतौर पर एक चेहरे को लेकर विपक्ष में इस वक्त सहमति बनती दिखाई नहीं दे रही है। कम से कम ये डिबेट तो इसी तरफ इशारा कर रही है। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, आप रहिए हमारे साथ।